नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईसीटी में। आज हम लोग एक नई यूनिट चालू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आप सभी जानते हैं कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका नेट जेआरएफ का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी लेक्चरर का हो, उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, इस तरह से वेरियस एग्जाम होते हैं। विभिन्न, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हो गया तो छत्तीसगढ़ अलग कराता है, एमपी अलग कराता है, राजस्थान अलग कराता है। तो उस सीरीज में ये जो हम लोग चालू कर रहे हैं कड़ी, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि राजनीति विज्ञान के जिन भी क्षेत्र में आप इसको पढ़ना चाहते हैं वह सभी के लिए उपयोगी होगा। और इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे। लेकिन बस बात यही है कि जैसे कि सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। आइए मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आपको सीधे से अपने टॉपिक पे लेके चलता हूं। देखिए, राजनीति विज्ञान में हमको पढ़ना क्या रहता है, मैं आपको बता रहा हूं। टीजीटी पीजीटी सारे सिलेबस को मोटा मोटा बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। बाद में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वहां पे चीजों को देखते जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब देखिए, राजनीति विज्ञान में हमको जो मूल रूप से पढ़ना रहता है, थियरी रहती है, यानी कि सिद्धांत पढ़ना रहता है हमको, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा दर्शन रहता है। दर्शन में क्या, फिलॉसफी नहीं रहती, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी रहती है, यानी कि राजनीतिक दर्शन रहता है। यहाँ पे चाहे तो आप राजनीतिक लिख भी लीजिए, मैं पूरा लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट हो सकता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं उसको लोग कई बार पॉलिटी कहते हैं, कई बार भारतीय राज्य व्यवस्था, कई बार संविधान। हालांकि संविधान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। पॉलिटी उसका जो है एप्लीकेशन है, ठीक है, राज्य व्यवस्था, और संविधान आपके आर्टिकल्स हैं, जो बेयर एक्ट है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस में लिखा गया है, खासकर टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पीजीटी में थोड़ा अलग हिसाब से चीजें आती हैं, जीआईसी लेक्चरर में। तो यहाँ पे भारतीय शासन एवं व्यवस्था, और साथ के साथ यहाँ पे संघ सरकार लिखा है, या संघ की जो गवर्नमेंट है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बारे में चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि आपका जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें ये चीजें आती है मोटी मोटी, ठीक है। थोड़ा सा आप वेरिएशन होगा जब आप पीजीटी पढ़ेंगे। आप जैसे राजनीतिक दर्शन हो गया, तो पाश्चात्य दर्शन जब पढ़ेंगे तो लगभग बराबर है, एक दो दार्शनिक अंतर है टीजीटी बीजीटी में। उसके बाद लेकिन जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे, इसी जो चिंतन है, ठीक है, इसमें पाश्चात्य और भारतीय दोनों दर्शनों को पढ़ना है। तो भारतीय दर्शन में तो आप टीजीटी में देखेंगे मनु, कौटिल्य, गांधी है, लेकिन उसके बाद लोहिया, नेहरू और ये सब पीजीटी में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस का थोड़ा सा अंतर रहता है। तो मैं अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं, जैसे हम चलेंगे तो एक एक चीज को, टॉपिक को देखेंगे भी। देखिए, ये हो गया आपका। इसी में आपका अगर पीजीटी में आगे हमको पढ़ना हो तो ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन ये एज सच एक्सप्लेन नहीं है पीजीटी के सिलेबस में, लेकिन प्रश्न आते हैं भारतीय व्यवस्था से, भारतीय संविधान से। यहां पे आपका आ जाएगा तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति। उसके बाद आपका आ जाएगा लोक प्रशासन, और आपका आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब इसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति कह लीजिए या अंतरराष्ट्रीय संबंध कह लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा मीनिंग में भी अंतर है। और इसी के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी आती है, विदेश नीति, ठीक है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आती है, विदेश नीति, इसी के तहत। अब इसमें देखेंगे जैसे कि ये टीजीटी का और एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होता है, उसमें ये सिलेबस आपका लगभग कॉमन है, थोड़ा ऊपर नीचे है एक दो चीजें, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताते चलूंगा साथ के साथ। और फॉरेन पॉलिसी आपको एलटी ग्रेड में भी दिखेगी। उसके बाद जितने एग्जाम है, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का जो भी एग्जाम है, सब में ये चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। थोड़ा सा जैसे कि अब पीजीटी का जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, पीजीटी में थोड़ा सा अंतर है, जीआईसी लेक्चरर का थोड़ा सा अंतर है। और जब नेट जेआरएफ पे हम आएंगे तो उसमें भी बेसिक से दो चार टॉपिक ऊपर नीचे किए गए हैं, उसी का अंतर है। तो यानी कि ये सबके लिए यूजफुल होगा। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे राजनीतिक सिद्धांत से। बहुत से लोग शुरुआत यहां से करते हैं राजनीतिक दर्शन से, लेकिन सच बात यह है कि जब प्रश्न आता है परीक्षा में तो आप कह ही नहीं सकते
कि राजनीतिक दर्शन से प्रश्न आया है या फिर राजनीतिक सिद्धांत से, क्योंकि जितने भी दार्शनिक रहे हैं दर्शन में बताया क्या जाएगा कि अधिकार क्या है, राज्य क्या है ना, राजा के पास पावर क्या होता है, ठीक है, न्याय कैसे होना चाहिए, ये तो दर्शन में है। लेकिन जब आप सिद्धांत में भी तो यही पढ़ते हैं कि उसमें ये लोग बताते हैं कैसा होना चाहिए, दर्शन बताता है क्या होना चाहिए, सिद्धांत बताता है क्या है। लेकिन अगर अधिकार को आपने नहीं समझा है और फिर कोई अधिकारों की बात कर रहा है, जैसे जॉन लॉक की अगर हम बात करें तो 3 राइट बताते हैं जो प्राकृतिक अधिकार बताते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जैसे कि आप जो बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जेएस मिल वगैरह को भी आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे प्रश्नों को आप अलग नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन दोनों को जब दोनों यूनिट आपकी कंप्लीट होगी तभी आप पूरी तरह से अच्छे से सक्षम होंगे कि आप इसका उत्तर दे पाएं। तो यहाँ पे चाहे आप इसको पढ़िए चाहे इसको पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत को पहले पढ़ना ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग अभी जो चालू करने वाले हैं वो आपका हमारा राजनीतिक सिद्धांत है। देखिए मैं थोड़ा सा राजनीतिक सिद्धांत आज चालू करने जा रहा हूं, तो राजनीतिक सिद्धांत चालू करने से पहले आपको मैं इसका पहले जो है पाठ्यक्रम सिलेबस बता देता हूं पॉलिटिकल थियरी का। पाठ्यक्रम, ठीक है। अब देखिए इसको, इसके जो इसका जो सिलेबस है, खासकर पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो इसके सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। कोई भी आप एग्जाम दीजिए 3 पार्ट में हम मोटे मोटे तौर पे बांटते हैं। पहला इसका जो हिस्सा है वो राज्य से संबंधित है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं क्या क्या आएगा इसमें। दूसरा आता है इसकी मूल अवधारणाएं, और तीसरा आता है इसके राजनीतिक विचार या विचारधाराएं, ठीक है, विचारधारा या विचारधाराएं, क्योंकि बहुत सारी हैं तो विचारधाराएं ही बोलेंगे उसको। अब देखिए इस 3 हिस्सों में हम 3 बांटते हैं, इन 3 यूनिट में हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। अगर हम राज्य की बात करें, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेट है क्या। अब देखिए एक तो स्टेट, जैसे बहुत से लोग अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट जब हम बोलते हैं तो स्टेट मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान बोल रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं ब्रिटेन, ठीक है, यूएसए, यूएसएसआर जो पहले था अभी तो रसिया है, ठीक है, श्रीलंका बोल रहे हैं, चाइना बोल रहे हैं, तो क्या स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में जनरली जो पहले शब्द यूज होता था, आज तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जनरली यही कंसीडर किया था, जब स्टेट बोलते हैं तो वो नेशन, उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो नेशन बोला जाता है ना, तो नेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब आप राज्य बोलेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको अंतर आएगा। तो यहाँ पे जो नेशन वाला मीनिंग है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की परिभाषाएं। परिभाषाएं देखने का तात्पर्य ये है, परिभाषाएं देखने का तात्पर्य है कि राज्य क्या है, ठीक है। डेफिनेशंस में यही तो डिफाइन किया जाता है कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है ना, तो राज्य क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग राज्य की जो है प्रकृति समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है, ये साइंस है, कला है, या इसका स्कोप क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषाएं होंगी, इसके बाद इसके राज्य के जो अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें आती हैं राज्य में, या राज्य कैसे बनता है, या किसी भी प्लेस में जहां पे पावर हो, जहां पे पॉपुलेशन हो, एक निश्चित भूभाग हो, लैंड का एरिया हो प्रॉपर, क्या 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 चीजें चाहिए एक स्टेट बनने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे प्रमुख तत्व आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग राज्य की जो हमारे सिलेबस में है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है प्रकृति और परिभाषाएं, ये थोड़ा सा डिटेल में, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन राज्य से संबंधित ही पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि जैसे स्टेट, क्योंकि अब जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो हम देखेंगे कि कोई मानता है राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की, कोई कहता है कि नहीं सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ है, कोई कहता है कि परिवार के माध्यम से, कबीलों के माध्यम से लोग इकट्ठा होते गए उस हिसाब से बढ़ा, कोई कहते हैं कि भाई युद्ध के माध्यम से कुछ समूह थे बलशाली लोग, जो निर्बल थे उनको हराते चले गए और संगठित होते चले गए, और बलशालियों के पक्ष में चीजें होती चली गई और धीमे धीमे राज्य का गठन हो गया। उसके बाद ऐतिहासिक आता है, बोलते हैं नहीं क्रमिक विकास हुआ, धीमे धीमे विकास हुआ, इस तरह से बहुत सी मान्यताएं हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। और अंतिम में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संप्रभुता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। संप्रभुता, संप्रभुता क्या है, ठीक है, बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर जो है यही यूनिट है राज्य वाले में, ठीक है। हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे आज, राज्य से, अपने स्टेट से। उसके बाद आती है मूल अवधारणाएं। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिकार, अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विधि एवं दंड का सिद्धांत, विधि एवं दंड का सिद्धांत, विधि एवं दंड का सिद्धांत। उसके बाद आ जाएगा आपका इसी में कानून, विधि कहिए अथवा कानून कहिए। देखिए शब्दों के हेरफेर पे मत जाइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं देन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, शब्दों में थोड़ा सा चेंज आता है ना, जैसे विधि लिखा दिया तो कहीं कानून लिखा होगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे। या इंग्लिश में पढ़िए, आपको लॉ आएगा, ठीक है, लॉ एंड डेमोक्रेसी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, अगला है। और अंतिम में आपका, ये एक ही में है, ठीक है, अंतिम में आपका आ जाएगा नागरिकता। कुछ भी पढ़ने से पहले आपको प्रॉपर पता होना चाहिए हमको पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है, ठीक है। नहीं तो आप अनाप शनाप चीजें पढ़ के चले जाएंगे पेपर में और वो यूजफुल नहीं होगी आपके। अब आता है विचारधाराएं, ठीक है, तीसरा पार्ट, तीसरी यूनिट। तो विचारधाराओं में अगर हम देखें तो हम मूल रूप से ये पढ़ते हैं क्या, व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद, आदर्शवाद। ये हमारा मोटा मोटा सिलेबस है। देखिए अब व्यक्तिवाद, उदारवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आगे हम समझेंगे कैसे, क्या अंतर है। समाजवाद अपने आप में काफी ब्रॉड है, फेबियनवाद, ये सारी चीजें इसी में समाजवाद में ही आएंगी ना। तो समाजवाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो समाजवाद को जब हम एक्सप्लेन करेंगे काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे पढ़ेंगे कहीं कहीं आप देखेंगे कि अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एक ही साथ लगा देते हैं चैप्टर में, लेकिन अपने आप में बहुत ब्रॉड है। एक चीज विश्वास मानिएगा, अगर इतना हम लोग ने पढ़ लिया जो मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसी कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब आप सिलेबस को कवर कर लेंगे, सारे आयामों को कवर कर लेंगे तो आएगा कहां से। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। जो पैटर्न आपको बताया गया है वो करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा चीजों को, लिटरली बोल रहा हूँ, रटना पड़ेगा। रटने का तात्पर्य इसमें क्या है, डेफिनेशंस बहुत आती हैं, ठीक है, किसने कौन सी बुक्स लिखी। अब डेफिनेशंस तो रटने ही पड़ेंगे, आप समझ भी सकते हैं, कुछ कुछ तक समझ में आएगा, बुक्स जो है कितना समझेंगे ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस डेली रिवीजन करना है, चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर में। ये पॉलिटिकल साइंस होगा। तो अब समझने का प्रयास करते हैं राज्य, ठीक है। राज्य क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। देखिए सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि दो चीजें आती हैं, एक तो पहले समझते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, और दूसरा राज्य, इस हिसाब से पढ़ा जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान को हम समझते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में पढ़ने से पहले, विज्ञान से पहले राज्य हमको समझना आवश्यक है। देखिए अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य के तौर पे अगर हम देखें, राज्य में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि राज्य अगर हम बोलें, जैसे कि समाज और राज्य दोनों में बहुत बेसिक चीजें, समाज, ठीक है, समाज एक सामाजिक विषय है, और राज्य। आपसे अगर एक चीज पूछा जाए कि भैया राज्य है और समाज है, क्या समाज सभ्य हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। असभ्य हो सकता है, समाज असभ्य हो सकता है ना। लेकिन क्या राज्य असभ्य हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चीजें होती है, इसे बोलते हैं ना, राज्य के पास पावर है, दंड देने की शक्ति, तो डाकू वगैरह भी दे सकते हैं, गिरोह भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन राज्य हमेशा सभ्य होता है। और ये बात भी सच है कि पहले समाज था, उसके बाद राज्य आया। लेकिन जब सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, तो उसके बाद राज्य आया। तो यानी कि सभ्य समाज ही राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, ये चीज समझिएगा। अच्छा ये बात रही।
तो राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है, जो केंद्र में रहता है, क्या है, जो अध्ययन होता है, जो घूम फिर की चीजें चलती हैं, वो राज्य से चलती हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है, राज्य। और राज्य का भी जो केंद्रीय विषय है, जो राज्य के केंद्र में रहता है, वो क्या है, नागरिक। भाई कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के लिए तो सारी चीजें करता है। आपका जैसे अभी बजट पास हुआ होगा, तो बजट में आपने देखा होगा कि जितना भी मैटर जो भी था, ठीक है, नागरिकों से संबंधित था। किसको टैक्स में क्या बढ़ा, किसका स्लैब कम हुआ, ठीक है, एजुकेशन को कितना मिला, और एनवायरनमेंट के लिए कितनी चीजें खर्च हुई, बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस में कितना बजट हमारा गया, ये सारी चीजें आपने देखी। लेकिन वो सब घूम फिर के कहाँ पे है, नागरिकों के हिसाब से। देखिए एजुकेशन किसके लिए, नागरिकों के लिए है। टैक्स का स्लैब, जो टैक्स आप देंगे, उसके बाद टैक्स का जो पैसा यूज होगा, ठीक है, वो भी आप ही के लिए होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें घूम फिर के चलेंगी वो नागरिकों के लिए ही चलती है। तो यहाँ पे केंद्र में कौन है, नागरिक है। अच्छा, यहाँ पे नागरिक, इस वर्ड पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, इस वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप जब टीजीटी और पीजीटी देते हैं, खासकर तो पीजीटी में देखिएगा 12वीं तक हम इसको पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र बोलते हैं। तो नागरिकों से संबंधित शास्त्र ही नागरिक शास्त्र है। अच्छा, इसका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नागरिक शास्त्र वर्ड है ये कहाँ से आया, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये मूलतः जो वर्ड है ये सिविटास, ठीक है, सिविटास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सिविक्स आया, सिविटास आया, सिविटास से सिविक्स आया, और उसके हिसाब से इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से। ठीक है, इटालियन भी थोड़ा सा इसमें मिक्स है, यानी कि जैसे कि क्या होता है कि जितने भी, जैसे हम लोग की जो भाषाएं हैं उसका डेवलपमेंट आप देखेंगे तो मूलतः संस्कृत से आपको मिलता है, इसीलिए अंग्रेजी के जब वर्ड देखते हैं तो वो लैटिन से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि राज्य क्या है, सभ्य समाज की पहचान है। और सभ्य समाज का तात्पर्य क्या है, मतलब राज्य जैसे क्या है कि अगर एक सभ्य समाज का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने कुछ नियम बना दिए, जैसे बोल दिए कि भाई आपको, मान के चलिए कि प्राचीन समय में जंगल में जानवर घूमते थे, ठीक है, वो नगरों में आ जाते थे, तो ये बोला गया कि भाई किसी को हानि ना हो, राज्य आपकी सुरक्षा तो करेगा, लेकिन आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी काम हो। तो एक सभ्य आदमी जो नियम बनाए गए उनको मानेगा, लेकिन जिसको कोई नियम कायदे से लेना देना ही नहीं है, वो तो निकलेगा जाएगा और उसका फायदा भी उठाएगा कि कोई नहीं निकल रहा, तो हम इस बीच अगर निकलेंगे तो हम जो है दूसरों के घरों में चोरी कर सकते हैं, या पब्लिक प्रॉपर्टी को उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सभ्य समाज जब इतनी बात करता है तो नियम कानून बनाता है, तो उसके साथ वो कुछ गारंटी भी देता है। राज्य यानी सभ्य समाज जब हम कहते हैं तो राज्य है वो, ठीक है। सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, 3 प्राथमिक कार्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के सबसे प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब राज्य करेगा ही करेगा, उन चीजों से वो मना ही नहीं कर सकता, तो क्या है, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, ये 3 काम इसके प्राथमिक कार्य हैं, राज्य के प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, और एक मजे की बात है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि राज्य कैसे आया। थोड़ा सा बोरिंग यहाँ पे होगा, बीच में बोरिंग इसलिए होगा क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि शुरुआत का चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है ना, क्योंकि अभी स्टेट को ही हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अब तो ये बात आई राज्य, लेकिन राज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे आखिर राज्य आया, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग बात है, वो तो अपनी अपनी थियरी है, अपने अपने दर्शन है, लोगों ने दिए हैं। लेकिन राज्य मैंने बताया समाज से आया, ठीक है। और समाज की अगर हम बात करें, पहले समाज था, उसके बाद जब वो सभ्यता से लोग इकट्ठा हुए तो वो राज्य बना, और समाज से जुड़ा हुआ राज्य है, यानी कि समाज का सीधा प्रभाव राज्य पे पड़ता है, जैसा समाज होगा वैसा राज्य होगा। और सबसे बड़ी बात है कि समाज हमेशा कैसा है, परिवर्तनशील है, समाज निरंतर बदल रहा है। तो राज्य क्या क्या स्वरूप नहीं बदलेगा, ठीक है, राज्य का स्वरूप बदलेगा तो राज्य भी धीमे धीमे उसी के साथ बदलता रहता है। ये प्रश्न आया है, इसका पूछा जाता है कि भाई किस हिसाब से परिवर्तन हुआ है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए आवश्यक भी है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें। देखिए जिन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रायः वो पेपर में आने की संभावनाएं वहां पे बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में कोई बहुत बड़े साम्राज्य नहीं थे। देखिए राज्य और साम्राज्य में एक अंतर भी बताता हूं आपको, राज्य की निश्चित सीमाएं होती हैं, ठीक है, साम्राज्य की निश्चित सीमाएं नहीं होती। साम्राज्य निरंतर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सीमाओं को बढ़ाता है, तो उसकी सीमा आप निर्धारित नहीं कर सकते। पहले क्या था, कबीला राज्य था, छोटे छोटे कबीले थे, आपस में रहते थे मिलजुल कर, जानवरों से, लोगों से सुरक्षा करते थे, ठीक है, तो उसी को राज्य का स्वरूप मान सकते हैं। कुछ 10, 20, 50, 100, 150, 200, 1000 ऐसे लोग रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, अपनी सुरक्षा करते थे, आगे बढ़ते रहते थे, इस हिसाब से चलता था। बाद में क्या हुआ
ये देखिए एक चीज मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, जो अध्ययन हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं है और ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है। उदाहरण हम लेंगे और चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे ऐसा क्यों है। ये यूरोपीय कल्चर जो है, या फिर आप कह सकते हैं यूनान से, प्लेटो और अरस्तू से हम इसकी शुरुआत मानते हैं, उसके पीछे कारण है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें, भारतीय दर्शन बहुत मतलब एक अन्याय हुआ है, इस चीज को मैं मानूंगा और कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा इस बात को आप मान सकते हैं। अन्याय कैसे हुआ? जब आप अरस्तू की बात करते हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान का पिता उनको बोलते हैं, प्लेटो को दार्शनिक पिता बोलते हैं, क्योंकि प्लेटो को क्या अंतर था मैं समझाऊंगा। प्लेटो ने फिलॉसफी और नैतिकता से अलग अलग सब्जेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन अरस्तू ने उसको अलग सब्जेक्ट बनाया और अलग से उसको जो है स्थायित्व प्रदान किया और उसको साइंस और नैतिकता को अलग किया, ठीक है, और उसको मास्टर साइंस बोला राजनीति विज्ञान को। तो ये तो बात सही रही, लेकिन अरस्तू से भी पहले थोड़ा सा अगर टाइम देखा जाए ना, और उनसे पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी पुस्तक थी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पहले भी बहुत से कॉन्सेप्ट मिलते हैं, ये कौटिल्य या फिर आप विष्णुगुप्त बोलिए इनको, या फिर चाणक्य बोलिए, इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने अर्थशास्त्र, इसका नाम क्यों था अर्थशास्त्र? इसका नाम इसलिए था क्योंकि कौटिल्य का मानना था कि राज्य की जो सबसे प्रमुख चीज होती है, वो आज भी है, वो होती है अर्थ, ठीक है, यानी कि पैसा। आप देखिए इकोनॉमी अगर पाकिस्तान की इस समय बेहाल है तो क्यों? पैसे की कमी से। चाइना और यूएसए इतना सुपर पावर, ये इतने आगे क्यों है? क्योंकि उनके इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो कौटिल्य इस चीज को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम ही अर्थशास्त्र रखा। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये क्या है? पॉलिसी पे किताब है, पॉलिसी पे, ठीक है, नीति शास्त्र पे संबंधित किताब है, तो इसके नाम पे मत जाइएगा। इतना वेल डिफाइन चीज थी, तो लेकिन फिर भी जो है पूरा अध्ययन का केंद्र हमारा यूरोप ही रहता है। यूरोप में अब देख खासकर ग्रीस को माना जाता है। बोलते हैं कि राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ वो यूनान में हुआ, यानी कि ग्रीस में हुआ, ठीक है, ग्रीक कंट्री, और उसके बाद इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो पूरे यूरोप में हुआ ना, यूरोपियन कंट्री। लेकिन इसका ये चीज भी है, ये पक्ष भी है जो मैंने बताया, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए भी फोकस करते हैं और थोड़ा सा जेन्युइन लगता भी है कि चलो ठीक है, मानते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट दिया, क्योंकि भारतीय आप समाज में देखेंगे धर्म और राजनीति को अलग कभी किया ही नहीं गया। इवन मीनिंग भी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे उस समय, क्योंकि धर्म का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपका अपना कर्म, करने योग्य कर्म ही उसी को धर्म बोला गया। कोई ऐसा रिलीजन वाला ऐसी मीनिंग नहीं थी, ठीक है, ड्यूटी यहाँ पे उसकी मीनिंग थी। तो इसलिए भी जो है, और उनका मानना, जो अध्ययन शुरुआती दौर पे हुए, उनका मानना था कि भाई धर्म और राजनीति को अलग कर देना चाहिए। तो इस कारण से एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे, प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस के तौर पर जो इसका विकास हुआ वो यूनान से ही शुरू हुआ, इसलिए हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे है। तो पहले कबीला राज्य थे, भारत में भी मिलेगा आपको, जनरली ये ऐसा माना गया कि यूनिवर्सल था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलते हैं प्राच्य पूर्वी साम्राज्य। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, प्राचीन समय में जब कबीलाओं का विकास हुआ, एक कबीला अधिक शक्तिशाली होता था, एक कम शक्तिशाली होता था, तो कबीलाओं ने क्या किया, मिलके जो आक्रमण किया। उनके संसाधन उस समय सीमित थे, कोने कोने में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, बर्फ जहां पड़ती थी फिर मूव करते थे, दूसरी जहां जाते थे, संसाधन खत्म होते थे तो आगे जाते थे, ठीक है। स्लैश एंड बर्न, और जो बोलते हैं आपकी जो क्या इसको, जो स्लैश एंड बर्न को हिंदी में बोलते हैं, जो आपकी खेती होती है, जो रूप परिवर्तित होती रहती है लगातार, ठीक है, कटाई करते रहते हैं और एक स्थान पे आगे बढ़ते रहते हैं। तो पूर्वी ऐसे जो कबीलों का आकार बढ़ा तो इसी को पूर्वी साम्राज्य, पूर्वी प्राच्य साम्राज्य बोला गया। उसके बाद यूनानी नगर राज्य का विकास हुआ, ये ज्यादा थोड़ा डेवलप था। यूनानी नगर राज्य की अगर हम बात करें तो ये नगर राज्य का मतलब ये छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कि एक सिटी वगैरह होते हैं, उस हिसाब से था। अब यहाँ पे इनकी आदर्श संख्या प्लेटो ने 5040 बताई थी, तो अब इसका समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5040 रहे, कोई मर जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा, ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, लेकिन इससे इसका आकार आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन बहुत डेवलप थे और काफी जो है विकसित थे। तो ये नगर राज्य जो है जब विकसित हुए तो उस समय का एक दौर था, तो उसको जो है यूनानी नगर राज्य बोला गया। क्योंकि अब यूरोप के ऊपर हमारा फोकस है तो हम वहीं पे ध्यान दे रहे हैं, और ये पेपर में आएगा तो यही लिखना भी है, इसके पहले भी आया तो यही उत्तर सही था। उसके बाद रोमन साम्राज्य, जब यूनान का पतन होता है, ठीक है, यूनान का पतन होता है यूनानी राज्यों का, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ रोमन साम्राज्य का। बहुत फेमस था अपने वो मूवीज वगैरह, जो ट्रॉय एक मूवी थी उसको देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उसमें जो है उन चीजों को दिखाया गया है। ग्लैडिएटर वगैरह भी, आई थिंक ग्लैडिएटर भी एक मूवी है, उसमें जो
पोडियम वगैरह दिखाया गया है, ऐसे वो आप मूवीज वगैरह देखते होंगे, थोड़ा समझ में आएगा, वो चीजें वहां पे दिखाई गई है ना। तो इटली में ये काफी फेमस था, मतलब कई बार इसकी चर्चाएं हम हिस्ट्री मूवीज वगैरह में करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब यूनान का पतन हुआ, ठीक है, सिकंदर वगैरह का जब पतन हुआ, तो उसके बाद जो साम्राज्य आगे उठ के आया उसको हम लोग रोमन साम्राज्य बोलते हैं। रोमन साम्राज्य के बाद अब यूरोप में देखें तो ये स्थिति बड़ी अच्छी थी, मध्यकाल का समय था। मध्यकाल का समय जो राजनीति विज्ञान में इसको अंधकार का युग भी बोला जाता है। अंधकार का युग का क्या तात्पर्य? अंधकार युग का तात्पर्य है कि उसमें जो राजनीति का जो विकास था, ठीक है, राजनीति का विकास वो रुक गया था। वो रुकने का मतलब कुछ नई विचारधाराएं नहीं आई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस समय जो था वो धर्म का बोलबाला हो गया था। धर्म मतलब ये जो आप बीसी और एडी पढ़ते हैं ना, ईसा मसीह के बाद जो क्रिश्चियन धर्म था, ठीक है, ईसा मसीह के धर्म के प्रचार के बाद क्रिश्चियनिटी अपने पीक पर पहुंच गई और हर क्षेत्र में धर्म का बोलबाला हो गया। और जब धर्म का बोलबाला हो गया तो फिर जो स्वतंत्र विचार थे, जो वैज्ञानिक विचार थे, जो भी बाइबल के खिलाफ जाते थे, उनको दबाया जाने लगा। कुछ भी अगर मान्यता आपको चाहिए तो वो पोप देता था, ठीक है, चर्च देता था। तो ये स्थिति आ गई। और इसमें भी क्या हुआ, इसमें एक हायरार्की बन गई, यानी कि पिरामिड जैसा बन गया। इसमें अगर आप देखेंगे सामंती विचारधारा में, तो सबसे ऊपर कौन होता था? पोप होता था। पोप के नीचे राजा होता था, ठीक है, राजा के नीचे भी आप देखेंगे तो क्या था? जागीरदार थे, देन जमींदार थे, कृषक थे, ठीक है, यहाँ पे सामंत, सामंत आप कह दीजिए, सामंत थे, राजा के नीचे सामंत थे, तब यहाँ पे जागीरदार थे। जैसे एक राजा होता था बड़े से क्षेत्र का, ऐसे ऐसे 20, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि बहुत छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, कि यहाँ के राजा वहां के राजा, तो एक्चुअली राजा नहीं थे, वो सामंत थे। सामंत का तात्पर्य है कि एक बड़े राजा के तहत अपने आप को अधीनस्थ मान लेना और शासन करना। तो ऐसे ही सिस्टम था, ठीक है। तो इस सामंती राज्य में, सामंती इसलिए बोला क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामंत थे और उन्हीं के माध्यम से जो है राजा शासन करता था और उसके नीचे ये लोग भी शासन करते थे। तो इसमें क्या भी एक कारण ये भी था कि ये लोग जमींदार, जागीरदार और सामंत अपने अपने एरिया को बांट के रखते थे। आवाजाही पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता था और हर काम पे टैक्स लगता था, इसलिए विचारों पर। और आदमी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि आपके अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है या उस चीज के लिए परेशान है, तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। गांव वगैरह में क्या होता है, टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो पाती कई बार। तो इस कारण से वो टैलेंट वो जो है उनके अंदर उभर के आ ही नहीं पाता। तो सेम चीज यहाँ पे भी ऐसी हो जाती है कि देखो ये चीज ना, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे जो हमारा राजनीति विज्ञान था वो इतना आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन उसके बाद हमारा आता है आधुनिक राज्य, या जिसको हम लोग राष्ट्र राज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य। इसको हम लोग समझेंगे कि राष्ट्र राज्य क्यों बोलते हैं, आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे इसका क्रम देख लेते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये। देखिए, आपको पता होगा कि सामंती व्यवस्था, इस सारी चीजों को हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे की जैसे इस चैप्टर की आवश्यकता होगी। आपको पता होगा कि 1757 से औद्योगिक क्रांति मानी जाती है, ठीक है। 1857 वाली क्रांति तो आपको याद ही होगी, उसके 100 साल पहले वाली। उसके पहले 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 16वीं शताब्दी में बहुत मेजर परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो गौरवमयी क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति 1688 की हुई, उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति हुई, दिन कई क्रांतियां हुई, लेकिन ये 2 क्रांति महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ पे 3 क्रांतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पहला था व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, धर्म सुधार क्रांति, देखिए अब यहां पे इस चीज को समझिएगा कि व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति क्या थी। व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, इसके पहले थोड़ा सा और आपको लेके चलता हूं, समझाता हूं हुआ क्या एक्चुअल में। जब ये सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था में एक बहुत बड़ी बात ये आती थी कि हर चीज में राजा से अनुमति लो, राजा पोप से अनुमति ले। लेकिन भाई राजा तो राजा है, कितनी बार पोप से अनुमति ले? और जब 2 शक्तिशाली चीजें आएंगी तो विवाद तो होना ही होना है ना। तो उसमें हुआ क्या एक बार क्या जनरली ये होने लगा कि राजा के जो कार्य थे उसमें जो है पोप का हस्तक्षेप होने लगा।
मतलब वो धर्म के आधार पर चीजों को गलत ठहराने लगा कई बार, और राजा गलत करे या सही, लेकिन उसको ये चीज सही नहीं लगती थी। तो शुरू में तो ये मान्यता थी कि ईश्वर ने तलवार दी है, तलवार का तात्पर्य शक्ति से है। ईश्वर ने 2 तलवार दी है, एक पोप को दी है यानी कि एक चर्च को दी है, एक राजा को दी है, ये मान्यता थी। यानी कि दोनों को पावर ईश्वर से मिलते हैं, ठीक है। जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत था, तो उसके तहत हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें यही है कि भाई जो राज्य का सृजन है वो ईश्वर ने खुद किया है, तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे वही चीज आती थी कि भाई राजा ने जब 2 तलवार दी है तो राजा भी जो है ईश्वर का डायरेक्ट प्रतिनिधि है, पोप के द्वारा नहीं है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो पोप ने बोला कि नहीं, राजा ने तो दी है एक ही तलवार, दूसरी तलवार तो हमने आपको दी है, ईश्वर ने नहीं दी है। इस तरह से विवाद बढ़ा और जनता भी जो है अपने इन सामंतों से, जैसा मैंने बताया, नीचे के सामंतों से बड़ी परेशान थी। तो जनता राजा के समर्थन में आ गई, बोले भाई कम दुष्ट जो है उसी का साथ दो, और राजा को इसका समर्थन चाहिए बता। तो पहली चीज तो सामंती व्यवस्था खत्म हुई, ऊपर से जो है धर्म सुधार आंदोलन ये हुआ कि भाई राजा जो है धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धर्म यानी कि चर्च राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां पे एक समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है लेकिन गलत अर्थों में थोड़ा सा उसको वहां पे हम लोग समझ नहीं पाते। पाश्चात्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य में दोनों में अंतर है क्या? धर्मनिरपेक्षता। यहां पे ये शब्द थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यहां पे चीजों में अंतर है। क्या क्या है कि जैसे कि जो पाश्चात्य विचारधारा है, पाश्चात्य विचारधारा के मतलब हिसाब से ये चीजें हैं कि राजा जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा धार्मिक कार्यों में, और धर्म जो होगा वो राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक बात ये आती है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता बोला जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि भारत किसी भी धर्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सभी को समान निगाह से देखेंगे। और ऐसा नहीं कि हम नास्तिक हैं, इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं होता, ठीक है। धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप भी करेगा जब लगेगा कि ये मानवता के खिलाफ है, ठीक है, मानवता के खिलाफ लेंगे। जैसे कि सबरीमाला का केस देख लीजिए, 3 तलाक का केस देख लीजिए, साहबानों का केस देख लीजिए, आप चीजें हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे केस जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि राज्य भी धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन मानवीय आधार पर। जब चीजें अमानवीय आधार पर जाएंगी तो वहां पे हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, और सभी धर्मों को समान निगाह से देखेगा। इस प्रकार से ये जो क्रांतियां होती हैं, ठीक है। व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति क्या थी? व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति में ये था कि जैसे व्यापार और बढ़ा, साइंस बढ़ा, लोग आने जाने लगे। जब ये व्यवस्था खत्म हुई तो एक राज्य से दूसरे राज्य फ्रीली मूव करने लगे, टैक्स वगैरह कम हो गए, लोगों की संपन्नता बढ़ी, नए नए इनोवेशन होने लगे क्योंकि लोगों को मौका मिला। और उसके बाद जहाज रानी का व्यापार था, शिप वगैरह का, बढ़ा और दूर दूर देशों पे जाने लगे तो व्यापार भी बढ़ा। तो इस प्रकार से जब संपन्नता आई और नए नए विचारों का अपने आप जो है उद्भव हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, इस तरह के जो विचार आए, राज्य के खिलाफ जो भावनाएं बढ़ी, लोकतंत्र का विचार हुआ। तो इस हिसाब से जो आधुनिक स्थापना हुई राज्य की, उसी को हम आधुनिक राष्ट्र राज्य बोलते हैं, या फिर आधुनिक राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य। ठीक है। अब ये क्या है? आधुनिक राज्य का परिवर्तित रूप। देखिए, राष्ट्र राज्य तो समझ में आ गया, ठीक है, पूरा नेशन होगा। लेकिन राष्ट्र राज्य में भी जैसे हमने बताया कि 16वीं शताब्दी में आया था, तो 16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर आप देखेंगे 19वीं शताब्दी तक, ठीक है। 19वीं शताब्दी के बाद थोड़ा सा चीजें बदलती है। यहाँ पे जो राज्य था, इस राज्य को परंपरागत राज्य भी बोलते हैं, या परंपरागत राजनीति भी बोलते हैं। इसमें कुछ मान्यताएं थी जो राज्य के पक्ष में घुसी थी, लोगों का हित नहीं करना चाहती थी। हित का तात्पर्य यह है कि जैसे इन्होंने बोला कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, इतने दिन से दमन हुआ था, बोलने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति पे ज्यादा फोकस कर दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन माफ कीजिएगा, इसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, इसका परिणाम क्या हुआ? जब व्यापार को बढ़ावा दिया तो कुछ ही लोगों ने पूरे व्यापार को कैप्चर कर लिया, व्यापार बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, उसके साथ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति यूरोपियन कंट्री की हुई, जो आज आप देखते हैं ना कि बहुत खासकर नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
आइसलैंड, वहां पे देखेंगे तो बहुत डेवलप है। इंग्लैंड भी काफी ज्यादा डेवलप है, लेकिन एक समय था कि वहां पे बहुत दयनीय स्थिति आ गई थी। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं अभी। तो ये तो डेवलपमेंट का एक फेज है, ऐसा होता ही होता है। जैसे एक चीज ये जान के चलिए, इकोनॉमिक्स का बहुत कठोर और बहुत सत्य सिद्धांत है कि जब जब डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, महंगाई साथ में भागेगी। अगर महंगाई भाग रही है, ऊपर उठ रही है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। एक कारण है, एक दो तीन कारण होते हैं वो, मतलब एक महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन एक कारण ये भी है कि डेवलपमेंट के साथ जो है महंगाई बढ़ती है। कारण क्या है, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, छोटा सा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आप गांव में जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सस्ते में काम होता है। अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो हर चीज का रेट लगभग वही है, लेकिन सस्ते में 2-4 हजार में काम चलेगा। छोटे शहरों में जाइए, काम चल जाएगा। बड़े शहरों में जाइए भाई, जो आपका एक हाउस रेंट लेना चाह रहे हैं, एक कमरा रेंट पे लेना चाह रहे हैं, 2,000-3,000, वहीं 5,000 10,000। और फिर मुंबई वगैरह में चले जाइए तो आपको वही 20,000 25,000 उसी चीज का देना पड़ सकता है ना। और चीजें महंगी हो जाएंगी, सब्जी वगैरह महंगी मिलेंगी, बेसिक चीजें। तो जहां जहां डेवलपमेंट है, वहां चीजें चीजें अपने आप महंगी होती जाएंगी, लेकिन सुविधाएं आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, रोजगार के साधन भी आपको साथ के साथ क्रिएट होते जाएंगे, या कई बार नहीं भी हो सकते, जब जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गए। ठीक है, तो जॉब तो चले ही जाएंगे ना, कंप्यूटराइज चीजें हो जाएंगी। खैर, तो हम लोग राजनीति विज्ञान पे आते हैं। तो आधुनिक राज्य का जो परिवर्तित रूप आया, जैसे जैसे भूखमरी और ये सारी चीजें बढ़ी, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदली, तो राज्य को ये लगा, खासकर एक चीज और इसमें आ गई थी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, है सिलेबस में, हमको पढ़ना है। इसमें हुआ क्या, अभी मैं इसका डेवलपमेंट केवल समझा रहा हूं। इसमें हुआ क्या कि एक और विचारधाराएं थी, दो विचारधाराएं खासकर। एक ही विचारधारा, उसी का बदला रूप था, समाजवाद था, साम्यवाद था। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद, उसी को मार्क्स ने बोला। तो इधर साम्यवाद का खतरा आ गया था। साम्यवाद खतरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार चालू हुआ था। ठीक है, कोल्ड वार में क्या हुआ था कि अपनी अपनी विचारधाराओं की लड़ाई थी, कोई हॉट वार नहीं था कि डायरेक्ट लड़ा जा रहा था। विचारधाराओं की लड़ाई थी, शीत युद्ध था, शांति थी, लेकिन अपने अपने प्रभाव को अपना अपना ग्रुप बनाया जा रहा था। उसमें यह हो रहा था कि साम्यवादी प्रसार को बढ़ाया जाए, जो सोवियत संघ था। अब ये लग रहा था कि भाई देखो, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी अगर हमारे यहाँ चल रही, तो जाहिर सी बात है अगला आदमी उससे प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवाद क्या करता था, पूंजीपतियों को सुरक्षित करता था। और लोकतंत्र में भी भाई कौन ही जाएगा, जो संपन्न है, गरीब आदमी थोड़ी ना जा पाएगा, चुनाव लड़ पाएगा। तो उनको लगा कि क्रांति कर दो। साम्यवाद तो यही बोलता है कि गरीबों को हथियार उठा लेना चाहिए और अमीरों से अपना अधिकार छीन लेना चाहिए। उनका मानना है कि भाई देखो, गरीब आदमी क्या होता है, मेहनत वही करता है पूरी इंडस्ट्री में, मालिक थोड़ी सी पूंजी लगा के पूरा पैसा ले लेता है। उल्टा होता है, उसको 1-2% से भी कम देता है, खुद ले लेता है पूरा। बोलते नहीं, मालिक से ज्यादा गरीबों को मिलना चाहिए, जो एम्प्लॉय है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, मालिक को नाम मात्र का मिलना चाहिए। तो ये सारी विचारधाराएं फिर तो खतरनाक होती यूरोपियन कंट्री के लिए। तो उन्होंने फिर विचार किया कि राज्य जिम्मेदारी ले, राज्य सिर्फ न्याय, शांति व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित ना रहे, कि स्वतंत्र छोड़ दो व्यापार और अन्य मामलों में। बोलते नहीं, हमको क्या करना चाहिए, अब लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, इसीलिए इस राज्य को क्या बोला गया, वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य बोला गया। ठीक है, अब इसमें राज्य क्या करता है, इसमें आपकी जो गरीबी की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है, एक लॉर्ड वेब्रिज, जो विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, उसके बाद ये चीजें बढ़ी, इंग्लैंड हम पढ़ेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में। तो उसके बाद चीजें बदली, और उसके बाद उन्होंने लॉर्ड वेब्रिज, एक आयोग उनकी अध्यक्षता में गठित किया। उन्होंने बताया कि भाई लोगों की भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और घर की जो समस्याएं हैं, इन जैसी समस्याओं को आप दूर कीजिए, तब जाके चीजें होंगी। और हाँ, बाद में ये काम किया भी और डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद चीजें बदली। और आज भी हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, जैसे दो चीजें यहाँ पे समझिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य में ये मिश्रित व्यवस्था लेके चलती है। एक तो होती है आपकी, देखिए समाजवाद को थोड़ा सा मैं बताऊं, समाजवाद, ठीक है, और पूंजीवाद यहां पे बताना। हालांकि ये विचारधाराओं में हम पढ़ेंगे समाजवाद, जो हमने उदारवाद पढ़ा था, व्यक्तिवाद पढ़ा था, उसी में पूंजीवाद आएगा। समाजवाद का एक सिंपल सा भी इतना समझिए, समाजवाद ये बोलता है जितने भी संसाधन हैं, संसाधन का मतलब सरल भाषा में आप सही, हॉस्पिटल हो गया, ट्रेन हो गई, जॉब्स हो गए, जो कुछ भी है, प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा। यानी कि गवर्नमेंट ही आपको एजुकेशन देगी, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल चलाएगा, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री चलाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए पीएसयूज वगैरह है, हमारे देश में भी है उसका थोड़ा रूप। तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, प्राइवेटाइजेशन होगा ही होगा नहीं, उद्योगपति होंगे ही होंगे नहीं।
तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इसका जो संसाधन है, जो जॉब्स वगैरह का वितरण होगा, वो सभी को इक्वली करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत पैसा हो जाए, किसी के पास कम पैसा हो। पूंजीवाद क्या बोलता है कि सबको फ्री छोड़ दो, सबको फ्री छोड़ दो, जिसके अंदर जितनी योग्यता होगी वो अपने आप वहां पे हासिल कर लेगा, जो अयोग्य होगा वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल है वहां पे ये चीज लागू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली जो लोक कल्याणकारी राज्य है, वो पहले वाला राज्य तो पूंजीवाद को ध्यान देता था, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित, और हमारी भी यही है भारत की। इसका तात्पर्य क्या है कि देखो, हमारे पास जो संसाधन है वो सरकार के भी हक पास हैं, और हमने जो है प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया। हालांकि 1991 के पहले हमारा झुकाव इसी तरफ था, समाजवाद की तरफ। ठीक है, लेकिन स्थिति हमारी इतनी बदतर हो गई थी 91 तक कि हमको ना वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा था, ना कहीं से लोन मिल रहा था। फिर फाइनली हमको थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, और उसका आज सकारात्मक परिणाम भी मिला है। इंडिया की जो इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट कर गई है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी हम लोग जो है आधुनिक राज्य का जो परिवर्तित रूप है, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य बोलते हैं, उसमें है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है, जो सिस्टम है, वो मिश्रित है, मिक्स है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि राज्य का किस तरह से पूरा विकास हुआ। आगे चलते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषाएं देखना आवश्यक है। दो चीजें, पहली चीज तो हमको समझ में आएगा कि राज्य है क्या, हालांकि मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद ये जो परिभाषाएं समझाने के साथ आपके साथ डायरेक्ट आपके पेपर में आने वाली हैं, तो यहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सबसे प्राचीन विचारक हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को नहीं पढ़े तो आप राजनीति विज्ञान नहीं पढ़े। ठीक है, हम जब दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे अरस्तु को पढ़ेंगे, प्लेटो से चालू करेंगे। तो अरस्तु क्या बोलते हैं, राज्य, राज्य क्या है, परिवार, गांव। ठीक है, बोलते हैं परिवार और गांवों का ऐसा समूह है जिसका पूर्ण उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मतलब स्टेट का मतलब ही क्या है, स्टेट का मतलब है कि आपका डेवलपमेंट हो, आपके डेवलपमेंट में जो भी परिस्थितियां जरूरी हो वो आपको राज्य अवेलेबल कराए। देखिए, बिजली आपको चाहिए, ठीक है, अच्छी लाइफ के लिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसी से ना हो, पुलिस व्यवस्था है, शांति व्यवस्था चाहिए, और न्याय चाहिए। अब इतना अवेलेबल है, तो इतने के बाद आप अपना विकास शांति से कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन बेसिक चीजें गवर्नमेंट का काम है, बेसिक चीजें उपलब्ध करना, हर चीज नहीं, जॉब्स वगैरह गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी लेती, क्योंकि हमने बताया कि ना वेलफेयर स्टेट है, तो उस तरफ भी प्रयास करती है। जैसे कि मैं दो चीज बताऊं, हमारे संविधान में दो चीजें हैं, एक है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकार है, उसका हनन होता है तो कोर्ट जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे अधिकार है, लेकिन उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो समाजवादी अधिकार ज्यादातर वहीं से जुड़े हुए हैं कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, सभी को बराबर महिला और पुरुषों को समान वेतन मिले, रोजगार मिले, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो अभी उतने सक्षम हम है नहीं, आने वाले समय में चीजें हो भी रही है, उसके लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, बहुत बड़े विवाद चले उसके। ठीक है, वहां पे चीजें हम देखेंगे, तो यहाँ ये इससे संबंधित है। तो यानी कि आपके जीवन के डेवलपमेंट के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो राज्य प्रदान करता है। उसके बाद मैकियावेली, मैकियावेली की अगर हम बात करें, मैकियावेली को अपने युग का शिशु बोला जाता है। ये तो प्राचीन विचारक हो गए, ये है आधुनिक विचारक। ठीक है, ये इनको अपने युग का अरस्तु भी बोला जाता है, क्योंकि अरस्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और जैसे कि प्राचीन समय में मैंने बताया कि अरस्तु ने नैतिकता को और नैतिक शास्त्र को और राजनीति विज्ञान को अलग किया था, सेपरेट किया था, उसी प्रकार से आधुनिक समय में भी इन्होंने इसको अलग किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द का जनक, ठीक है, ऐसा कि नहीं राज्य शब्द नया है, ऐसे कोई बात नहीं, राज्य शब्द बहुत पुराना है। मैकियावेली ने पहली बार यूज किया, ये ऐसी बात भी नहीं है, बहुत यूज किया। लेकिन राज्य शब्द का जनक या राज्य शब्द को प्रथम बार प्रयुक्त करने वाला जो माना जाता है वो मैकियावेली को ही माना जाता है। मैकियावेली बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, इनका नाम आप लोग ने अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो अक्सर जो क्रिमिनल वगैरह रहते हैं वो इनकी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, डायरीज वगैरह या बुक वगैरह काफी फेमस है। मैकियावेली, इन्होंने क्रांति ला दी थी पूरे इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। जो कुछ भी आज है, जो भी आपके पास है, जब आप जैसे से डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसका ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन लोग का आपके जीवन में भी योगदान है। आज की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इन लोगों से ही प्रभावित है। मैकियावेली ने क्या बोला, मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार क्यों किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मैकियावेली को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। मैकियावेली ने बोला कि राज्य जो है वो पावर के साथ, शक्ति के साथ जो संकल्पना राज्य की आती है वो इन्होंने जोड़ी, इसीलिए जो उसका सही यूज है मैकियावेली ने ही किया, इसलिए प्रथम बार राज्य शब्द का प्रॉपर यूज मैकियावेली ने किया। इन्होंने बोला क्या है,
बोलते हैं राज्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों पर सत्ता का प्रयोग करती है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? देखिए, मैक्स वेबर हो गए, मैकाइवर हो गए, ये सब समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्रियों को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो उनके विचार हैं। समाजशास्त्री एक्चुअली समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, राज्य को कम इंपॉर्टेंट देते हैं। तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है, देखिए समाज पे लेके चले गए, जो निर्दिष्ट भूभाग में, ठीक है, भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार का दावा करता है ना। बेसिक सा थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित जगह पे लोगों पर बल प्रयोग का या एकाधिकार का दावा करता है। सिसरो क्या बोलते हैं कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं। देखिए डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आता है यही। देखिए अगर मैं समझाऊंगा जो चीज वो आपको याद हो जाएगी, उसमें मेहनत नहीं करनी है। आप चाहे तो शॉर्ट नोट साथ के साथ बना लीजिएगा, वो एकदम से तैयार हो जाएगा, और वो तैयार हो गया तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि सिद्धांत बहुत कठिन होता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लोगों को लगता है इसी में सारे जो है बोलते हैं नाक को चने चबा लेते हैं। दर्शन तो फिर भी लोग पढ़ लेते हैं, तो वो कठिनाई आपकी खत्म हो जाएगी। और बात रही है रटने वाली, तो डेफिनेशंस आपको थोड़ा सा समझना भी है, और साथ के साथ एक दो बार अगर आप डेली देखते रहेंगे वीकली, तो आपकी जो है, क्योंकि आपको टिक ही मारना है आफ्टर ऑल, ठीक है। जब तक जीआईसी मेंस वगैरह नहीं देना तब तक ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मेंस वगैरह के लिए हम लोग अलग से देखेंगे। तो राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। यानी कि राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाएंगी सबको मिलाकर परस्पर उपयोग में मिलेंगी। बस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैकियावेली की हो गई, रस्तु हो गई, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, मैं बताते चलूंगा। बोधा क्या बोलते हैं? बोधा संप्रभुता के साथ जोड़ के इनको देखा जाता है। राज्य परिवार और उसके समान हितों की एक ऐसी वैधानिक सरकार है जिसमें सर्वोच्च संप्रभुता है। देखिए मैंने बोला ना, अगर आपने समझा है कि कौन कहां से है, दो चीजें हैं। संप्रभुता में भी पढ़ेंगे तो संप्रभुता में भी इन्होंने वैधानिक संप्रभुता का समर्थन किया है। अगर आपको इतना पता है तो डेफिनेशन अगर नहीं भी याद है तो आप समझ जाएंगे। जैसे आएगा, पूछेगा निम्न में से किसका वचन है या किसका कथन है, तो सीधे समझ जाएगा वैधानिक सरकार और सर्वोच्च संप्रभुता, ठीक है। एकलवादी संप्रभुता का समर्थन ही करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, वहां समझ में आएगा कि आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चीजों को मैं समझा रहा हूं, आप समझते जाएंगे ना तो सरल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो राज्य परिवारों और उनके समान हितों का एक वैधानिक, मतलब बोलते हैं वैधानिक सरकार है, लीगल गवर्नमेंट है, जो क्या है, सर्वोच्च संप्रभुता है। संप्रभुता शब्द अपने आप में काफी व्यापक है, अभी हम लोग आगे समझेंगे उसको। ग्रोशियस क्या बोलते हैं? ग्रोशियस बोलते हैं कि राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का एक संपूर्ण समुदाय है जो कानून के लाभों को प्राप्त करने तथा समान सुविधाओं की उपलब्धि के लिए आपस में संगठित होते हैं। मतलब बोलते हैं कि सभी लोग मिलकर जो है अपने लाभों को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा रहते हैं, वही जो है राज्य है। बर्गेस बोलते हैं कि राज्य मानव जाति का विशिष्ट भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। अब ये थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, लेकिन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक भी कराता जाऊंगा, और बाकी भी नोट करके आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन कहां से कहां कई बार डाल दे, ठीक है। ब्लंटसली क्या बोलते हैं कि किसी निश्चित भू क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति ही जो है राज्य है। यानी कि किसी निश्चित भूमि पर जो लोग मिलकर रहते हैं उन्हीं को संगठित होकर राजनीतिक दृष्टि से वही जो है राज्य है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड्रो विल्सन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक राज्य या राज्य निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। यानी कि अच्छा, याद कैसे करनी है डेफिनेशन, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। जब डेफिनेशन आपके सामने आएगी तो डेफिनेशन में एक दो चार कीवर्ड होते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज, तो बस इतना याद करना है। हर डेफिनेशन की अपनी थोड़ी थोड़ी खासियत है, और अगर आपको जैसे वुड्रो विल्सन वगैरह को आपको नहीं पढ़ना है बेसिकली, तो यहाँ पे उतनी दिक्कत, थोड़ा सा इनका कीवर्ड लीजिएगा। जैसे जिस विचारों को आपको पढ़ना है या जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको दिया जाएगा, वहां पे उनके डेफिनेशन को याद करना सरल होगा। जैसे अगले जो डेफिनेशन है वो लॉस्की की है। लॉस्की की बात करें तो भैया लॉस्की का क्या हिसाब किताब था कि हेराल्ड जे लॉस्की, ये इनके विचार हमेशा बदलते रहे। क्यों बदलते रहे? कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, मार्क्सवादियों को देखा, ठीक है, और साम्यवादियों, मार्क्सवादी भी रहे बीच में, अंतिम में जाके टिके हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थन में टिके हैं। इनके विचार खूब बदले क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। मूल रूप से ये राजनीतिक विचार के समर्थक हैं, लेकिन समाजशास्त्री हैं। ये बोलते हैं कि राज्य एक ऐसा समाज है, देखिए समाजशास्त्री हैं तो समाज के रूप में लेके आएंगे, सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है, ठीक है।
तो सभी समुदायों पर समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है, वही जो है लास्की की परिभाषा है। तो फिल्मोर की क्या है कि राज्य, ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए सारे डेफिनेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, जितने की कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं टिक करा रहा हूं, लेकिन यह है कि पढ़ना है आपको, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसी डेफिनेशन जब आ जाती हैं तो थोड़ा सा घबराहट होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका क्वेश्चन तभी बाहर नहीं जाएगा जब आप इन सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे। फिल्मोर को भी देख लेते हैं कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ है और जो एक सुव्यवस्थित सरकार के द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने का अधिकार हो। काफी लंबा चौड़ा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं? राज्य उसे कहते हैं जो कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन रहते हैं, ठीक है, तथा जो आंतरिक मामलों पर अपनी जनता जो होती है उसकी प्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में सरकार से स्वतंत्र होती है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा इसका जो क्रक्स है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं। गार्नर बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। ध्यान दीजिएगा, गार्नर बोल रहे हैं तो ये देखिए, अब ये डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? गार्नर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रुका। राज्य ऐसा संगठन है, सीधी सी बात है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो और लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का जो विशाल समुदाय स्वतः करता हो। कुछ कीवर्ड आप लेके चलेंगे, डेफिनेशन याद होगी। यानी कि गार्नर क्या बोल रहे हैं कि भाई राज्य ऐसा संगठन है जो अपनी जनता पर पूरा नियंत्रण रखता हो और पूरी जनता उसकी जो है बात को मानती हो। ठीक है, क्योंकि गार्नर हो गए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में आई हैं और कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा और डेफिनेशन को ऐसे ही याद कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया। वाल्जर ने बोला कि राज्य एक माफ कीजिएगा प्राथमिक संगठन है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा अगला जो इसी में है टॉपिक है वो है राज्य के तत्व। मुझे पता है कि आपको मजा तो बहुत आएगा, लेकिन अंतिम में डेफिनेशन थोड़ा सा हैवी हुई होंगी। लेकिन क्या है कि पेपर में पास करना है हमको, कुछ अपना रिजल्ट लाना है, तो हम इंटरेस्टिंग और बोरिंग सारी चीजों पे फोकस करेंगे, तभी जाके हमको परिणाम मिलेगा। देखिए, आपका मन करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा और तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मन के हिसाब से चलेंगे तो कभी नहीं करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के तत्व। मैं आपको बताऊं कि राज्य के तत्व यानी कि राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए किसी प्लेस या स्थान में, तो उसको आप राज्य बोलेंगे। इसमें 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन सी है? पहली है जनसंख्या, दूसरा क्या है? निश्चित भूभाग, तीसरा है आपका सरकार, एक सरकार होनी चाहिए, और अंतिम में है आपकी संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ठीक है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 चीज आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आप उस प्लेस को, उस स्थान को या उस संगठन को, प्लेस स्थान पे जो संगठन है, मूल रूप से संगठन ही बोलेंगे, ठीक है, राज्य एक संस्था है, उस संस्था को आप राज्य बोल सकते हैं। ये 4 चीजें होनी चाहिए। अब इन 4 चीजों को हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है पर्याप्त जनसंख्या। पर्याप्त जनसंख्या का तात्पर्य क्या है? यानी कि सबसे पहला तत्व है और ये जीवित है, मानवीय तत्व है। मानवीय तत्व का तात्पर्य यह है कि भाई अभी जो हम अन्य चीजें देखेंगे उसमें मानव के अलावा अन्य तत्व हैं और मानव का होना आवश्यक है। यदि मान के चलिए कि सब कुछ है, सारी चीजें हैं जो हमने बताया, जैसे कि भूभाग भी है, सरकार भी है, मान लीजिए सरकार और संप्रभुता भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीजें तभी एग्जिस्ट में रह पाएंगे अगर भूभाग को छोड़ दीजिए, तो मानवीय तत्व उसमें से खींच लीजिए, तो अपने आप जो है आपके पास भूभाग ही बचेगा, संप्रभुता और सरकार सब गायब हो जाएंगे। तो ये पहली और अनिवार्य शर्त है, ठीक है। लोगों का संगठित रूप से होना, किसी राज्य के लिए लोगों का संगठित रूप से होना आवश्यक है। तो पर्याप्त जनसंख्या। अच्छा, पर्याप्त क्यों बोला गया? जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगी, बहुत कम जनसंख्या हो जाएगी, 10-20 लोग रहेंगे, तो क्या उसको राज्य बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट है, वैसे विश्व सरकार की जो धारणा है वो साकार नहीं हो पाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा सोचा गया था,
फिर उसको युद्धों को रोकने के लिए जो है संगठन बनाए गए, यूएनओ और लीग ऑफ नेशन उसी आधार पर बने थे। लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या को भी कंट्रोल करना कठिन काम होता है। तो पहली चीज ये आपके आगे जो है जनसंख्या पर्याप्त होनी चाहिए। देखिए, किसी राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हो, ये अरस्तु का वजन है, मतलब उनका कथन है कि वह आत्मनिर्भर ना हो पाए। ठीक है, इतनी अधिक ना हो। अधिक ना होने का मतलब कि आप उसका भरण पोषण ना कर पाए, उसकी सुरक्षा ना कर पाए, उसकी जो है उसको न्याय ना प्रदान कर पाए, ना वहां पे शांति ना मेंटेन कर पाए। इतनी जनसंख्या हो जाए आपके कंट्रोल से बाहर हो, तो आप खुद ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे, यानी कि चीजों को करने में सक्षम नहीं होंगे। तो बोलते हैं इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है अपनी सुरक्षा वगैरह ना कर पाए, या फिर आपको जो चीजें चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 10 ही लोग हैं, आक्रमण हो गया, क्या करोगे, या 100-200 ही लोग हैं ना। तो बोलते हैं कि जनसंख्या हमेशा एक प्रॉपर या पर्याप्त होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पर्याप्त शब्द यूज किया गया है। जनरली जनसंख्या लिखा रहता है, पर्याप्त लिखने का तात्पर्य है कि आपके दिमाग पर है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई। देखिए, आदर्श राज्य क्या होता है। जब मैं आदर्श राज्य, देखिए आदर्श राज्य, आदर्श और आदर्शवाद अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आगे समझेंगे इस सारी चीजों को। लेकिन आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई, बहुत से लोगों को पता होगा। लेकिन आदर्श का तात्पर्य यह है कि जैसे राम राज्य बोला गया ना, गांधी जी ने बोला कि राम राज्य ऐसा होना चाहिए, उनको भी पता था कि पॉसिबल नहीं है। गांधी जी ने बोला था कि पुलिस व्यवस्था होनी नहीं चाहिए राम राज्य में। क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका बोलना था कि राम राज्य का तात्पर्य है कि कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, लोग जो है हिंसा करेंगे ही नहीं, तो पुलिस की जरूरत ही क्या है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं। तो प्लेटो ने भी माना कि एक जैसे बोला जाए कि भाई आपको मान के चलिए कि आपको आपका मंथली बजट कितना है, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल ठीक है मतलब 10,000 दे दीजिए। लेकिन कई बार उससे कम भी हो सकता है, कई बार ज्यादा हो सकता है। एक अच्छा एस्टिमेट जो लगाया जाता है वो होता है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो प्लेटो ने इसी प्रकार से आदर्श राज्य की जो जनसंख्या बताई, वो बोले कि भाई 5040 इन्होंने गुणा गणित किया। ठीक है, गणित के बड़ा प्रेम था प्लेटो को, अपनी एकेडमी के बाहर इन्होंने लिख भी रखा था कि जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती वो एंट्री ना ही करे, उनको प्रवेश मिलेगा ही नहीं। रूसो ने जो जनसंख्या बताई वो 10,000 बताई, आदर्श राज्य की ही जनसंख्या बताई। अरस्तु ने बोला कि जनसंख्या तो जो भी हो, लेकिन नागरिक केवल 10% होंगे। 10% का मतलब इनका मानना था कि स्टेट नागरिकता उन्हीं लोगों को देगा जो राजनीतिक और न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं या उनका पार्टिसिपेंट होगा। किसी बाहरी व्यक्ति को तो नागरिकता देंगे ही नहीं, जो बाहर से आके प्रवेश करते हैं। बुजुर्गों को नहीं देंगे, महिलाओं को नहीं देंगे, बच्चों को भी नहीं देंगे। ठीक है, ये नागरिकता सिर्फ जो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उन्हीं को देंगे, या न्यायिक अथवा राजनीतिक कार्यों में जो भागीदारी देते हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारा है भूभाग। भूभाग का तात्पर्य कि सरकार जब होगी तो एक निश्चित प्रदेश या निश्चित जगह पे ही होगी। ठीक है, तो भूभाग का आशय है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। देखिए, जब भूभाग का, जैसे भारत ही है अपना, आप मान लीजिए कंट्री है अपनी, तो उसकी एक सीमा है। ठीक है, एक निश्चित सीमा में है, भूभाग का निश्चित होना आवश्यक है। यहाँ पे भूभाग के अलावा निश्चित भूभाग आप लिख लीजिए। निश्चित भूभाग, ठीक है, भूभाग का निश्चित होना आवश्यक है किसी भी राज्य के लिए ना। और जब भूभाग या सीमा की बात की जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन से मतलब है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। जैसे वायुमंडल की बात प्राचीन समय में नहीं थी, अरस्तु वगैरह तभी जल मंडल और स्थल मंडल की बात तो करते ही थे। ठीक है, अरस्तु ने बोला कि भाई 3 से 12 स्थल मंडल के साथ 3 से 12 मील तक अगर आपका जो स्टेट हो, समुद्र किनारे हो तो बहुत बढ़िया है, और 3 से 12 मील तक जो है उस पर कब्जा होना चाहिए, यानी कि राज्य का जो राज्य वहां पे है उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा विवाद है, कुछ विचारक जो है इसको राज्य का हिस्सा मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे लियोन, ये लियोन है, लियोग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ना है, डिग्विट, सीले हाल, बिलोबी, ठीक है, ये लोग जो है राज्य को अनिवार्य, राज्य में भू भाग है जो उसको अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। लियोन, डिग्विट, सीले हाल और डुग्बी, याद रखिएगा, बिलोबी है और लियोन भी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने 2 से 3 बार बोला है, और अलग अलग पेपरों में अभी भी पूछा दिया जा रहा है। कंटिन्यू करेंगे क्या कि भाई कौन नहीं समर्थन करता, 2 नाम दे देंगे, तो इसमें घुमा फिरा के भी कई नाम दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन करता है, तो एक आपको अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ये जब कम से कम ये चीजें पता रहेंगी जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये लोग इस चीज को नहीं मानते कि भूभाग होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, इनका मानना था डिग्बिट वगैरह का, सीले का, यहाँ पे एक और नाम लिख लीजिए, हॉल।
ठीक है, ये भी नहीं समर्थन करते, सीले हॉल्डिंग वगैरह। इनका मानना था कि जैसे कबीलाई राज्यों की बात की, कबीले घूमते रहते थे, तो आप निश्चित भूभाग में उनको नहीं बना सकते, सरकार और सरकार भी उनकी होती है, ठीक है, कुछ लोगों में सरदार होते हैं, शासन व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, संप्रभुता भी होती है, दूसरों की बात नहीं मानते वो ना। तो ये थोड़ा सा विवाद है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां पे भी थोड़ा सा कुछ आपको अलग लगे वहां पे चीज को थोड़ा समझिएगा। जबकि आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो मानते हैं, जैसे मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, कल्वर जैसे लोग जो हैं, ये लोग बोलते हैं नहीं, अनिवार्य तो है, यानी कि राज्य है तो भूभाग उसका निश्चित निर्धारित होना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि भूभाग होना आवश्यक है, ये बात सत्य है, लेकिन विवादित हो, जैसे कि भारत के भूभाग क्षेत्र में थोड़ा सा आप देखेंगे कि विवाद चलता रहता है, तो थोड़ा सा अशांत रह सकता है, लेकिन होना आवश्यक है। और एक शांत और सुखी राज्य के लिए ये भी एक अनिवार्य शर्त है कि उसका जो भूभाग हो वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार विवाद होता रहेगा तो आप कैसे करें। तो देखिए, सरकार के बारे में करें तो एक निश्चित एक सरकार भी होनी चाहिए, इसी का हिस्सा है। सरकार की बात करें तो देखा जाए तो थोड़ा सा, जैसे अगर किसी से पूछे कि राज्य क्या है और सरकार क्या है, तो लोग बोलेंगे नहीं एक ही है, राज्य सरकार अलग नहीं होती ना। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे तो बात ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पे आप देखेंगे तो अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? क्योंकि राज्य को रिप्रेजेंट ही सरकार करती है। राज्य एक कैसा है? राज्य एक मूर्त रूप है, राज्य की सीमाएं हैं, सरकार अमूर्त है, ठीक है, और राज्य के विचारधाराओं को, राज्य की बातों को जो है सरकार ही लागू करती है। तो एक प्रकार से कहें तो सरकार जो है राज्य का एजेंट है, ठीक है। तो सरकार के स्वरूप से राज्य का स्वरूप भी निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से सरकार होगी उसी हिसाब से राज्य होगा, या राज्य के हिसाब से सरकार, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होती है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, खासकर लोकतंत्र की, जो भी हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, खासकर इसी के बारे में हमको अध्ययन ही करना है। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, अंतिम सत्ता, वो किस में होती है? जनता में होती है, क्योंकि वही वोट दे के निर्धारित कर पाएगी, जिसको लोकप्रिय संप्रभुता भी बोलते हैं, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता भी बोलते हैं। और जो विधानिक या वैधानिक सत्ता होती है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट या सरकार के पास होती है। राज्य का व्यवहारिक रूप ही सरकार है, ठीक है, सैद्धांतिक तौर में अंतर पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये बेसिक चीजें कल इसको हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। और हॉब्स ऐसा विचारक, पहला विचारक था जिसने जो है राज्य और सरकार में कोई अंतर ही नहीं किया। आधुनिक समय की बात कर रहे हैं, आधुनिक विचारकों की, 16वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। और जबकि लॉक ऐसा, जॉन लॉक ऐसा आधुनिक समय का प्रथम विचारक था जिसने राज्य और सरकार में अंतर किया, ठीक। अब देखिए यहां पे जो ये वाली बात है, आप समझिएगा कि राज्य का स्वरूप जो तय करता है, मतलब सरकार जो है राज्य का स्वरूप तय करता है। बेसिक इसका कारण ये है, जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं कि सरकार का स्वरूप एक व्यक्ति का है ना, तो यहां पे राजतंत्र होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा, ठीक है। यहां पे कुछ व्यक्तियों का शासन होगा तो उसको हम लोग कुलीन तंत्र बोलेंगे, ठीक है। और बहुत से व्यक्तियों का शासन होगा तो उसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये इससे प्रभावित होता रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अंतिम आता है प्रभुता, संप्रभुता, सोवर्निटी। संप्रभुता का तात्पर्य एक सरल भाषा में पहले समझाता हूं। संप्रभुता का तात्पर्य होता है ऐसी सत्ता जो आंतरिक मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में नहीं काम करती, यानी कि जो इंटरनल पॉलिसी है देश की, किसी दबाव में नहीं करेगी, और बाह्य पॉलिसी में भी किसी का दबाव, यानी कि इंटरनल यानी कि आंतरिक नीति और बाह्य नीतियों में किसी का दबाव महसूस नहीं करती। उसी को संप्रभुता सरल भाषा में बोलते हैं। संप्रभुता का तात्पर्य है कि आप किसी के तहत दबेंगे नहीं, आपसे ऊंचा कोई है नहीं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। अगर इंडिया में, जैसे आप देखेंगे कृषक बिल का विरोध हो रहा था, तो कनाडा वगैरह में भी कुछ और कुछ फॉरेन कंट्रियों में, खासकर आप देखेंगे कि कई यूएस के और कई अदर कंट्रियों के जो सिंगर और एक्टर्स थे, उन्होंने भी जो इसका विरोध किया। बाद में कनेडियन गवर्नमेंट ने भी बोला, तो फिर उनका जवाब यही दिया गया कि भाई देखो, हमारी इंटरनल पॉलिसी है, उसमें आप हस्तक्षेप ना करो, हमको जो करना है वो हम करेंगे, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आंतरिक मामलों में आप स्वतंत्र है, बाह्य मामलों में भी आप स्वतंत्र है, उसके लिए पावर चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए यूक्रेन का और रसिया का जो युद्ध हो रहा था, उसमें ये बोला गया कि भाई दबाव डाला गया भारत पे कि आप जो है इसका विरोध कीजिए, यूक्रेन का ना। तो भारत ने बोला कि नहीं भाई, हम क्यों करें, हमारा कोई, हम नहीं करेंगे, हमारा कोई उससे डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है, ठीक है, हमारी मर्जी है ना। तो ये भी है। हालांकि बाद में जयशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि भाई आप जो है अपने आप को इतना बड़ा नेशन कहते हैं और वैश्विक हित से आप अलग रहते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखो, यूरोप का हित वैश्विक हित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या ऐसी ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है।
यूरोप अपने हित को वैश्विक हित करता है और वैश्विक हित को कभी उसमें हस्तक्षेप मतलब उसमें जो है ध्यान में संज्ञान में लेता ही नहीं है। तो ये कोई बात नहीं। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, संप्रभुता का ही है एक लक्षण है। ठीक है, यानी कि बाहर और अंतर आपको कोई नीतियां बनाने से रोक नहीं सकते, यानी कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। ठीक है, और ये इसको संप्रभुता को प्राण तत्व भी बोला जाता है राज्य का। क्या बोला जाता है? प्राण तत्व। क्यों बोला जाता है? देखिए अभी तक जो हमने 3 चीज पढ़ा, जनसंख्या पढ़ा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, अगर ये तीनों चीज हो और संप्रभुता ना हो तो भी उसको आप राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि ये तीनों चीज एक मृत शरीर के समान होगी, उसमें जो है प्राण फूंकने का काम सरकार करती है, संप्रभुता करती है। क्यों करती है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये सारी चीजें हो गई, उसके समकक्ष कोई नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ष 15 अगस्त 1947 की। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 15 अगस्त 1947 से पहले, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या भारत एक राज्य था? आप बोलेंगे कि भाई जनसंख्या भी थी, ठीक है, जनसंख्या थी। आप बोलेंगे कि सरकार भी थी, भले ही इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की सरकार थी रानी के प्रतिनिधित्व में, वहां के क्राउन के। आप बोलेंगे कि भाई निश्चित भूभाग भी था, हाँ था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। ठीक है, संप्रभुता नहीं थी। हम एक राष्ट्र थे, हम एक राष्ट्र अवश्य थे लेकिन राज्य नहीं थे। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या माजरा है, राष्ट्र और राज्य अलग होते हैं? हाँ, राष्ट्र और राज्य अलग होते हैं, इसको हम लोग कल समझेंगे अभी। लेकिन इतना यहां पे समझिए कि हम लोग राज्य थे, तो अगर संप्रभुता हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम लोग आंतरिक नीति तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते थे, अंग्रेजी करते थे, और बाहरी नीति का तो कोई भगवान ही मालिक है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में यही तो मुद्दा था कि भारत से बिना पूछे उसमें भारत ने भागीदार ले लिया था, भारत के जो लोग थे उनको पता ही नहीं था। तो आंतरिक और बाह्य नीति कौन डिसाइड कर रहा था? दूसरे लोग कर रहे थे। तो हम संप्रभुता थी नहीं, तो हम राज्य सही मीनिंग में थे ही नहीं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब हम डोमिनियन स्टेट थे और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब से हम जो है संप्रभु राष्ट्र बने। इसमें देख लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब स्टेट की कैटेगरी में आते हैं? तो नहीं आते। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं इंडियन हमारे भारत के, वो संप्रभुता की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि आंतरिक नीति और बाह्य नीतियां वो डिसाइड नहीं कर सकते। बाह्य नीतियां तो हमारी फॉरेन जो कह सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के ही तहत करती है ना, भारतीय। तो भारत एक संप्रभु, आंतरिक नीतियां तो करती हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकती है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें भी हस्तक्षेप सरकार का हो सकता है, अगर ये संविधान सम्मत शासन नहीं चल रहा है तो हस्तक्षेप न्यायपालिका कर सकती है। इस तरह से बहुत सारी बातें, इसमें डिटेल आगे बढ़ती जाएगी, हम इसको पढ़ेंगे आगे, समझेंगे चीजों को। संप्रभुता अलग पूरा चैप्टर ही है। तो इस मामले में ये नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए नेपाल, हाँ संप्रभु राष्ट्र है, राज्य है। ठीक है, नेपाल हो गया, चीन हो गया ना, बांग्लादेश हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ये सारी चीजें जो है एक संप्रभु राष्ट्र हैं, या फिर राज्य का दर्जा इनको दे सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को आप जो है राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इस हिसाब से ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसी के आगे एक बार इसका रिवीजन भी करेंगे ठीक से, और कल फिर मिलते हैं आप लोग से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।